डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 7th फेज का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उससे संबंधित हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर या प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, या जिसको आप क्या बोलते हैं वर्ग दो, जिसमें आप लोग कक्षा 11वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर, जिसको आप पीजीटी या प्रवक्ता लेक्चर जो भी बोले, उसी के लिए हम लोग नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये आज का सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक तो बेहद जरूरी चीज़ें, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप उसे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर हों उसको सॉल्व कीजिए 2-3 बार, और उसी आधार पे आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो इससे जो आपकी तैयारी है लगभग 60% से 80% के बीच में कवर हो जाती है। और जो भी क्वेश्चन या टॉपिक आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इससे जो आपकी तैयारी है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उसी क्रम हम लोग आज 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और हम इस बात की भी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर कोई कहे कि हमारे द्वारा सॉल्व किया जा रहा प्रैक्टिस सेट या जो भी मॉडल पेपर है ऐसे ही हुबहू आएगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो हम नहीं कह रहे हैं, गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप इसी को पढ़िए, इसी को देखिए। लेकिन हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको बताते हैं, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं, वर्तमान में बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में तैयार किया गया है। और हम भी पॉलिटिकल साइंस में कार्यरत हैं, तो हमको ही पता है, चल रहा है कि ये क्वेश्चन ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं ज़्यादा इजी है, तो मॉडरेट है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप अपने जो नोट्स हैं या आपकी जो बुक है ऑथेंटिक बुक, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। और कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केवल हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे और इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें लगभग 80 क्वेश्चंस हैं, जो पेपर आपका 80 क्वेश्चंस में आएंगे ही, जो कि 40 क्वेश्चन आपके सामान्य पेपर से संबंधित हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 6। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? पहला ही क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। कि याद जान लीजिए कि 2 प्रकार के स्वतंत्रता हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। और इन दोनों स्वतंत्रता की पहली बार बात करने वाले आपके जीएस मिल हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि विधि की बाध्यताओं का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता यह है कि व्यक्ति के मामले में राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, यानी हाँ ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो नौ उदारवादी व्यवस्था है वो आपकी पूंजीवाद का विकसित रूप, बाजारवादी या उपभोक्तावादी सिद्धांत है। इसमें आपका बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तक देना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। जितने भी बहुलवादी हैं केंद्रीय शक्ति के खिलाफ हैं, संप्रभुता के खिलाफ हैं, वो केवल राज्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, विभिन्न प्रकार के सांगठनिक समूहों या समुदायों को भी या संघों को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो जो उदारवादी सिद्धांत है उसमें आपका वैधानिक समानता भी है, राजनीतिक समानता भी है और राजनीतिक समानता भी है। और जो परंपरागत उदारवादी हैं आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं, इसमें व्यक्ति को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी जितनी क्षमता उतना धन अर्जित कर सकता है। तो ये आपका आर्थिक समानता संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है? ए प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज या प्राकृतिक अधिकार या संविदा। फिर देखिए बी, देखिए इसका पहले प्राकृतिक अधिकार की बात किया या संविदा की बात किया, फिर उसके बाद प्राकृतिक अवस्था या नागरिक समाज। ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए पहले वो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर उसके बाद समझौता करता है, फिर समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है और नागरिक समाज की उत्पत्ति होने के बाद आपको प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये सुव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर
अतिउल्लंघन होता है। किस एक व्यवस्था में बाद में यानी भविष्य में नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मैच करना है। एक तरफ विचार है, उससे संबंधित सिद्धांत है। तो आपको तो जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है वो है आपका साम्यवाद। साम्यवाद है एक का। दूसरा होगा अधिकारों की जो स्वीकारोक्ति है वो आपका उदारवाद से संबंधित है। राज्य का महिमा मंडन कीजिए तो आपका फांसीवाद होगा। और राज्य समानता विरोध ये अराजकतावाद है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? तो मार्क्सवाद का अभिन्न भाग वैज्ञानिक साइंटिफिक मटेरियलिज्म या साइंटिफिक ये आपका जो मटेरियलिज्म है या भौतिकवादी द्वंद्ववाद जो है या ये आपका इसको मटेरियलिज्म डायलेक्ट्रिकल बोलते हैं या डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं, जो कि वैज्ञानिक भौतिकवाद या भौतिकवादी द्वंद्ववाद जो मार्क्स का सिद्धांत है और मार्क्स ने ये द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल से ग्रहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? मार्क्सवाद की जो बेसिक पॉइंट है उसका वो है आपका कि इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना व्याख्या करता है। इतिहास के व्याख्या के आधार पर वो साम्यवाद की स्थापना करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इस पर विचार करना, फिर उसमें से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। फांसीवाद को एक उग्र सर्वाधिकारवादी राज्य के पक्षपोषक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बात सही है। फांसीवाद के जनक आपके हिटलर मुसोलिनी हैं। हिटलर मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद के महत्तर तथा उच्चतर आदर्श के नाम पर वर्ग द्वंद्व से परे जाने का प्रयास किया। तो ये कथन भी आपका सही है। फांसीवाद ने पूंजीवाद को स्वीकार किया परंतु कल्याणकारी राज्य के आदर्श के प्रति उसकी अधीनता पर बल नहीं दिया। ये कथन आपका गलत होगा। तो 1 और 2 सही आंसर होंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा प्रारंभिक समाजवाद, जिसे कभी कभी आदर्शवादी समाजवाद कहा जाता है, से संबंधित है? तो प्रारंभिक समाजवाद से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं इसमें? एक तो आपके रॉबर्ट हैं और सेंट साइमन भी हैं और चार्ल्स फूरियर भी हैं। इसमें प्रोधो नहीं आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किसने किया? तो समाजवाद के अंतर्गत जो सांस्कृतिक क्रांति की बात करता है वो आपका माओ जेडोंग या माओ से तुंग चाइना का। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग विरोध या क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक शक्तियों के आधार पर, और आपका हेगल विचार के आधार पर व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंधित है? तो लोकतांत्रिक घाटे के साथ जो संबंधित है वो आपका लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव होना। क्वेश्चन नंबर 16, नव उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो जो आपका न्यू लिबरलिज्म है वो गैर राज्यकर्ताओं की भूमिकाओं पर महत्व देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस में राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता का क्या कारण है? तो इसलिए जटिलता है वहाँ का संबंध क्योंकि सरकार की अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का मिश्रण, इसे हम सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी मौजूद है और संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है, इसलिए अनोखी व्यवस्था है। इसलिए आपको फ्रांस के संविधान को अवश्य पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसके साथ सुसंगत विधियों के अधिनियमन के लिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है? किसके लिए? तो है आपका जहां जनमत होगा, एक तो जनमत, फिर आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत और बाजार की शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
नौ उदारवाद किसका प्रवर्तक है? तो जो नौ उदारवाद है वो आपका राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण पे बात करता है, यानी राज्य की शक्तियों में कम से उसकी शक्तियों को कम करना चाहता है, उसी में आपका न्यू लिबरलिज्म। तो नौ उदारवाद की जो आधारभूत मान्यता है कि स्वेच्छा तंत्रवाद से मिलती जुलती हैं और यह सिद्धांत समकालीन विश्व के में हस्तक्षेप की नीति को फिर से अपनाने की मांग करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मनी के संविधान से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि बुंदेस्टाग में स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है तथा बुंदेस्टाग के सदस्य 5 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ये कथन आपका गलत है, ये बल्कि 4 वर्ष के लिए होते हैं। संघीय राष्ट्रपति बुंदेस्टाग द्वारा 5 वर्ष की कालावधि के लिए चुना जाता है, ये भी गलत है, 4 वर्ष के लिए। तो इसमें से तो ना आपका इन सभी कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको एक तरफ विचार है, उनसे संबंधित विचारक मैच करना है आपको। तो जो आपका समूह सिद्धांत है, यानी जो सबसे पहले दबाव समूह का सिद्धांत जो दिया या उसका अध्ययन किया आर्थर ए बेंटले ने किया, द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंटल प्रोसेस में। जो बहुत तंत्र की बात करता है कौन? तो बहुत तंत्र या लोकतंत्र की बात करने वाले रॉबर्ट डहल हैं। अभिजन सिद्धांत की बात करने वाले आपके गिटानो मोस्का और शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स। इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सिविल सेवा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 का जो देखिए, तो पहला ऑप्शन इसमें यह है कि नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन रिपोर्ट ने भर्ती की योग्यता तंत्र की संस्तुति का और ब्रिटेन के उच्च सिविल पदों पर सामान्य संवर्ग का विरोध किया। ये गलत है, बल्कि 1854 में जो आया उससे ये चीज़ सही है। फुलटन समिति ने सामान्य सेवा की आवश्यकता पर बल डाला और वह ब्रिटिश सिविल सेवा में विशेषज्ञों की आगमन के पक्ष में नहीं था। तो ये बल्कि ये 1868 में आया और उसके रिपोर्ट के द्वारा ब्रिटेन की लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की अधिक भूमिका की सिफारिश की थी, न कि फुलटन समिति में। ये तो दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, चीन के संविधान से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस संविधान में संशोधन कर सकती है तथा वह 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होती है। यह कथन आपका सही होगा। स्टेट काउंसिल सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है तथा इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा राज्य पार्षद सम्मिलित होते हैं। ये कथन भी आपका सही है, तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से संघवाद के विषय में सही कथन कौन सा है, यानी कौन से संघवाद के विषय में सही है, आपको इसमें से चूज करना है कि इससे संरक्षण तथा सहसंकल्प ध्वनित होते हैं। ये कथन सही होगा। यह सरकार, नौकरशाही तथा संसद पर अतिरिक्त नियंत्रण का प्रावधान करता है। ये कथन भी सही है। यह शासन की प्रक्रिया को प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय का निरंतर नियत कार्य बना देता है। ये भी सही है। यह विधि या प्रशासन की एक रूपता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल नहीं, राज्यों में अलग हो जाता है और केंद्र में अलग हो जाता है, तो ये गलत होगा। तो कथन आपके 1, 2, 3 से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी फ्रांस की पंचम गणराज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी थी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अल्जीरियाई संकट। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर होगा प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर उसमें से आपको सही कथन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर होगा
पहले देखिए, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संविधान में संशोधन कर यह उपलब्ध रखा गया है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति 10 वर्ष की अनवीकरण की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु तक के लिए होगी, क्योंकि ये गलत है। दूसरा, यदि एक सदन द्वारा कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तब उसे दोनों सदनों, नेशनल असेंबली तथा राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद के पास मध्यस्थता समिति द्वारा विचार के बाद वापस भेजा जाता है। ये कथन आपका सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भांति एक संप्रभु विधायिका है। ये गलत है, ऑप्शन ए संप्रभु विधायिका नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। द्विसदनात्मकता को उस समय एक नया आधार मिला जब 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इसे परिकल्पित किया। ये कथन भी आपका सही है, पहला गलत दूसरा सही, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने सहयोगी निर्भर विकास की कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, जो कोऑपरेटिव डिपेंडेंसी डेवलपमेंट CDP इसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो आपका है ये डॉन सैंटोस का संकल्पना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है। तो एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करने वाला जो सिद्धांत है कि जहां प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में आगत निर्गत विश्लेषण का प्रारंभ किया। तो ये आप सबको पता है कि आसान से प्रश्न है, डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट थ्योरी दिया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसने सरकारों के अध्ययन में आर्थिक उपागम का विश्लेषण किया या प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 32, ये सरकारों के आर्थिक उपागम में चार्ल्स शुम्पीटर हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 W रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ये इस रोस्टो का एक सिद्धांत है, जो राजनीतिक विकास है वो एक इन्हीं के आधार, इनके कथन पे या राजनीतिक विकास संबंधी एक प्रश्न अभी जो आप परीक्षा पिछली बार हुई है उसमें ये प्रश्न बना था, रोस्टो जो कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का सिद्धांत देते हैं उसके आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, जैसा कि संघों के इतिहास से सुस्पष्ट है, अवशिष्ट शक्तियों की अवस्थिति और सरकार की शक्ति के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका। दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिकी संविधान के वाणिज्य खंड के अंतर्गत अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। ये कथन भी सही है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए तंत्र उपागम, याद रखिए तंत्र उपागम यानी सिस्टम अप्रोच बोलेंगे, या सिस्टम व्यवस्था उपागम, इसी को बोलते हैं तंत्र उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्लेन। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है। तो नव अधिकार के द्वारा जो औचित्य ठहराया गया है वो है आपका कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, यानी कल्याणकारी राज्य के साथ ओपन सोसाइटी हो, ओपन मुक्त बाजार व्यवस्था हो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संघर्ष की ऐसी स्थिति है जिसमें सभी प्रतिद्वंदी विभिन्न मात्राओं में लाभ की स्थिति में रहते हैं का वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य योगफल की स्थिति, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों तथा प्रतिमानों में से कौन सा राज्य की एक पात्र की भूमिका को महत्व नहीं देता है। तो ये होगा ऑप्शन ए, प्रसरिता प्रतिमान या डिपेंडेंसी मॉडल बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति में निर्णय निर्माण अध्ययन वे अध्ययन हैं जो किसी विकल्प के संदर्भ में प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है, रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार निर्णय विश्लेषण परिवर्तनशील अवस्थिति पर विचार करने में समर्थ नहीं है। ये गलत है। परिवर्तनशील स्थितियों में भी उनका जो सिद्धांत है समर्थ करना है। ऑप्शन 2 रॉन्ग है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है या प्राथमिक गुण है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप हमेशा इसको याद रखिए। ये है आपके जॉन रॉल्स का कथन है। ये आप थोड़ा जॉन रॉल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट या आपके प्राकृतिक अधिकार, इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा जो आपके बेंथम है, ये उसका समर्थक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करने में कहता है ये बकवासों में भी बकवास है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित युग्म है कौन सा नहीं है सही सुमेलित? कि समाज के विभिन्न अंगों में सौहार्द, प्लेटो सही है। अधिकतम संख्या की अधिकतम भलाई यानी उपयुक्तवादी का सिद्धांत, बेंथम सही है। सबसे कम सुविधा प्राप्त वर्ग का अधिकतम लाभ, यही है जॉन रॉल्स का मूल सिद्धांत, ये भी सही है। तो बच गया डी। तो वैसे भी सर्वाधिक शक्तिशाली का हित न्याय है, ये गलत है, बल्कि थ्रेसिमेकस का सिद्धांत है, न कि अरस्तु का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इसका आंसर होगा कि फल निरपेक्षतावाद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मोस्का ने सभी सरकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, सामंतवादी और अधिकारी तंत्र, ये आपका सही है। दूसरा, मैक्स वेबर ने सत्ता की 3 श्रेणियों को परिचिह्नित किया है, जो कि करिश्माई, पारंपरिक, वैधानिक, तार्किक, ये कथन भी आपका सही है, यानी पहला दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल वह पहला विद्वान है जिसने नौकरशाही शब्द का निर्माण किया था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। विंसेंट डी गॉर्डी ने इसका सबसे पहले 1795 में 1745 में के आसपास इसका प्रयोग किया था, तो गलत है। चौथा देखिए, फ्रेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के श्रमिक वर्गों की दशा पर प्रारंभिक पुस्तकों में से एक लेखन का कार्य किया, सही है। तो 1, 2, 4 से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डायसी के विधि के शासन इन डायसी एवी डायसी के द्वारा जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया गया, उससे निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा निर्दिष्ट है? तो इसका जो विधि के सिद्धांत का जो सार तत्व यह है कि विधि के समक्ष समता तथा विधि द्वारा शासन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो कार्ल मार्क्स, गुड्रिच सही है। हेराल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी सही है। अरस्तु, द स्टेट्समैन, ये गलत है, बल्कि स्टेट्समैन प्लेटो की रचना है, याद रखिएगा। ऑफ पॉलिटिक्स इसकी है, अरस्तु की। कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये बेहद महत्वपूर्ण रचना है, ये पिछले वर्ष में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, स्टेट्समैन, बल्कि प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, न कि अरस्तु के द्वारा। एक तरफ ये आपको मैच करना है, प्रस्तावक है, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 47 है तो कि डेविड स्टन मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। हैंस मार्गेंथाउ ये आपके कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। नहीं, शक्ति के लिए संघर्ष, सॉरी, शक्ति के लिए संघर्ष बोलते हैं, हैंस मार्गेंथाउ, शक्ति के लिए संघर्ष। लास्वेल या मार्टिन काप्लान, इनका जो है ये कहते हैं कि शक्ति का स्वरूप तथा सहभागिता पर बल देते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। माइकल फुको, फुफानी फुको हैं ये, तो ये इनका मानना है कि जो शक्ति का ज्ञान है ये, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल दिया है? तो शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल देने वाले आपके कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49,
या राजनीतिक विचारक हैं एक तरफ और उनके द्वारा दिया गया उपागम या सिद्धांत है। जर्मी बेंथम ये उपयुक्तवाद से संबंधित है, पहले का तीसरा होगा। एडमंड बर्क ये जो आपके फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करता है, एडमंड बर्क फ्रांसीसी क्रांति बी का चौथा, और बेंथम उपयुक्तवाद से संबंधित है, ए का तीसरा। जॉन लॉक तर्क सर्वोच्चता पितृ तंत्र की अस्वीकृति तथा राजनीतिक निरंकुशतावाद की बात करता है और उसने सबसे पहले लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित शासन की बात किया। जीन जैक रूसो 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी समाज की निष्ठुर आलोचना किया इसने। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा 49 का वो होगा आपका बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गैर समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है? राष्ट्रवाद, सगोत्रता, क्षेत्रवाद या समाजवाद? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा सगोत्रता यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है कि राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर के द्वारा किया गया है? कि किसके द्वारा किया गया है मॉरिस डुवर्जर? तो वो 4 प्रकार की बात करता है। संवर्ग यानी काडर संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? कि इसने भारतीय संघ को डोमिनियन स्थिति यानी मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं डोमिनियन स्टेटस दिया था, तो ये सही है। इसने प्रांतों को डोमिनियन स्थिति प्रदान की थी, ये गलत है। इसने अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये सही है। इसका लक्ष्य युद्ध के पश्चात भी भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखना था, ये गलत है। तो ए और सी इसमें सही आंसर होंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा डिसमैच है। ए और सी दोनों सही हैं और बी इसमें गलत है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो आपके विलियम एच राइकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हैं आपके रॉबर्ट मिशेल। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसने नागरिक समाज को एक विचारधारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में सिद्धांतीकृत किया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा एंटोनियो ग्राम्सी, जो इसको हेजेमोनी का सिद्धांत भी देता है। यही 9 मार्क्सवादी विचारक है। तो एक तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 56 मैच करना है, एक तरफ विशेषता और अधिनियम। तो शासन की जो संघीय योजना है वो किसमें है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका हो जाएगा एक का तीसरा। प्रांतों में द्वैध शासन, तो जो प्रांतों में आपका द्वैध शासन है वो आपका 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो आपको पता ही है, मार्लेमेंटो 1909। और कठोर केंद्रीकरण की बात करने वाला 1861 का अधिनियम आया। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक गठबंधन को अपने सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को प्रमुखता दी? तो ये होंगे आपके विलियम राइकर महोदय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विलियम राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है। एक तरफ है सूची 1 भारत के संविधान की अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित उनकी जो विषय सूची है उससे मैच करना है। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो ए का तीसरा होगा। 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है यानी बंटवारा है, ऑप्शन 2 सही होगा, बी का दूसरा। 9वीं अनुसूची जो है आपका भारत में भूमि सुधार से संबंधित है यानी भारत में भू सुधार, सी का 5वां होगा, सी का 5वां। और 12वीं अनुसूची जो है क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियों प्राधिकार व स्थायित्व,
तीसरी शपथ और प्रतिज्ञान ये, और सातवीं केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का विभाजन। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, किस वायसराय के काल में गला घोंटू अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला दमनकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा आपका लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? ठीक उसी प्रकार कि उस रीति से और उन आधारों पर जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की रियासत समिति का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपको मैच करना है संविधान सभा की समिति और उससे संबंधित अध्यक्ष महोदय लोगों को मैच करना है। तो संचालन समिति आपको पता ही है कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले का दूसरा होगा। और जो मूल अधिकार की उप समिति हैं उससे आपके आचार्य जेवी कृपलानी हैं, दूसरे का तीसरा, बी का तीसरा। संघीय संविधान समिति आपको बेहद महत्वपूर्ण थी, इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन ने राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी की सरकार में लाया गया, जो दल विरोधक जो आया राम गया राम के सिद्धांत को रोकने का प्रयास किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1945 को सीधी कार्रवाई दिवस क्यों मनाया था? जो डायरेक्ट एक्शन प्लान डे है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1945 को क्यों मनाया? इसलिए मनाया ताकि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को उभारने दिया जाए या उसको और तेजी से प्रसार किया जाए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ये आपको मैच करना है। जो गिलोटिन पर ऑप्शन सी, ये मैच कर लीजिए। जो आपका गिलोटिन है निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है, मत विभाजन, बहस की समाप्ति, और फिर आपका व्यवस्था का जो प्रश्न है वो प्रक्रिया संबंधी नियमों का प्रवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? जो डी है आपका अनुच्छेद 50, ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण, ये गलत है आपका, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है और इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होता है। ये आपका सही है। राज्यसभा में दूसरा ऑप्शन देखिए, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा और संघ राज्य क्षेत्र की वह संस्था जो विधायिका के रूप में कार्य कर रही हो के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। ये कथन भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक और दो दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या थीं? तो प्रांतीय
स्वायत्तता दी गई, इन प्रांतों में स्वशासन की बात की गई, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना थी, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण किया गया। ये कथन भी सही है, चारों कथन सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? तो लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाने वाला आपका महत्वपूर्ण विचारक जीन जैक रूसो हैं, जिसने सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी 1761 में। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है वो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और ये आपने जापान से अधिग्रहित किया है, यानी जापान से लिया है सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा सामूहिक रूप से विधायिका, जिसमें आपका दोनों सदन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, लोकसभा या राज्यसभा या कहें पूरी तरह विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है और लोकसभा का पूर्ण क्या है, जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 72, यह किसने कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना था? तो ये था आपका पॉल ब्रास का कथन है। क्वेश्चन नंबर 73, गैरेट हॉडिसन द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? तो ये आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स 1968 में दिया गया और सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सामान्य संसाधनों की रक्षा नहीं करते, जबकि सामान्य संसाधनों की रक्षा सबके हित में है। ये पर्यावरण से संबंधित है, वातावरण से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परिवर्तन का विस्तार से परिनिरीक्षण करता है? तो ये हैं आपके लोक लेखा समिति, जो अपना CAG जो है आपका रिपोर्ट देता है, वो आपका लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है और लोक लेखा समिति होती है, इस पर विचार करते हैं। और ध्यान रखिए जो कैग है अनुच्छेद 148 में है और ये संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त हैं? बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बेहद महत्वपूर्ण। 249, 250 और साथ ही अनुच्छेद 50 और 51, ये आपको 4 अनुच्छेद हमेशा याद रखने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो है क्या कहता है कि कौन सा अनुच्छेद 249 से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, ना कि ये गलत, पहला दूसरा गलत है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो भी आप विदेशी संबंध करते हो, तो उनको लागू करने के लिए अनुच्छेद 249 व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में दिए गए निर्णयों में से कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपुष्ट किया गया? तो इसका होगा केशवानंद भारती में जो 1973 का जो मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसको पुनः व्यवस्थित रूप में अभिपुष्ट मतलब मजबूती से या उसको सिद्धांत को स्वीकार किया गया मिनर्वा मिल्स मामले में, ये जो आपका 1980 में आया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता? अधिक अंतर नहीं हो सकता, कम से कम ही आपका 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है? किस परिस्थिति में जो संसद है राज्य सूची जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद, तो किस परिस्थिति में? तो जब ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत याद रखिएगा कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करते हैं कि राज्य सूची का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तभी केंद्रीय संसद या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 है,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो कैसे की जा सकती है? राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा। संसद चाहेगी तभी भारतीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसदीय अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। ये गलत है आपका। इसकी व्याख्या जो है वो टर्म में है ना कि उसमें, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पंचायतों के लिए करार जाने वाले निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। तो ये कथन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केवल 2 कथन इसमें आपका सही है। याद रखिए, राज्य प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए पुनरावलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए प्रथम कथन गलत है, दूसरा सही है। तो अनुच्छेद 280 जो है आपका, उसको आप याद रखिएगा, 280 जिसमें वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी के लिए जो आप पीजीटी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस जो 11-12 के टीचर के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है 7th फेज़ की, 2nd फेज़ की, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व किए। 7वां नंबर। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और एक बार फिर हम बताते हैं, आप पहले 2-3 बार अपने सिलेबस को कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और इससे बेहतर हो तो आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, कोई गारंटी नहीं कि इसी से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इस भ्रम में न रहें। केवल हम अपने लिए नहीं करें, यूट्यूब पर कोई सभी अगर कहता है कि केवल हमारे भी प्रश्न आप को सॉल्व कर लेते आप पास में, बिल्कुल इस भ्रम से रहिए। जितना आप टेस्ट पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आपका सिलेक्शन हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।